बात है सर, जो सेक्टर को बेहतरी करने लगता है, अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कैसे देंगे सर? जरा चीज पे टैक्स लगा दें, कोई कमाने लग जाए तो उसके पीछे पड़ जाए, वो कमा क्यों रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा? पहले ही सर एक चीज बड़ी आजकल मैं जरा आपसे ये खुल के डिस्कस करूंगा, मैं चाहूंगा आप इस पे जरा बड़ा भरपूर अपने डिटेल मौक़िफ़ दें दोनों हजरात। पहले फ़हीम साहब, सर दुगनी पेट्रोलियम लेवी ले रहा है पाकिस्तान उन कंट्रीज में जो टिका के लेवी टैक्स ले रहा है। ये दुगनी लेवी पेट्रोलियम पर लेने से भी 6 माह का जो मालियाती खसारा है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ गया है सर। तो हमें क्या फ़ायदा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स टिका कर दें और उसका इन रिटर्न हमें ना सड़कें बना कर दिया जाए, ना रोज़गार की सूरत में दिया जाए, और ना ही हमें एम्प्लॉयमेंट में आसानी, कारोबार बढ़ाने में आसानी, और ना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में दिया जाए। तो ये तो सर बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में, और ऊपर से टैक्स कलेक्शन पर भी एक अलग बोझ पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं पहले बोलूं अरसलान? जी सर, जी। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा देखिए अरसलान, बात बिल्कुल ठीक है। टैक्सेशन किसी भी किस्म का हो, लेवी हो, डबल लेवी हो, सिंगल लेवी हो, हाफ लेवी हो, किसी किस्म का भी टैक्स, जैसे नईम साहब ने बड़ी गहराई में, क्योंकि उनको बिज़नेस की समझ है, वो एक एक्सपर्ट हैं उसमें, कि बिज़नेस को अपने कॉस्ट्स कम करने होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान अपने एक तरकीब या अपनी सोच से एक कारोबार शुरू करता है, और उससे फिर वो कारोबार जब बढ़ता है तो और लोग उसमें आते हैं, जिसके साथ लोगों की रोज़ियाँ लगती हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और आपकी टैक्सेशन, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है जो गवर्नमेंट की। मसला ये आ रहा है कि एक विशस सर्कल से निकलना चाह रहा है पाकिस्तान। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेवी लग रही है, लेकिन आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही। असल में चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो अगर टैक्सेशन वगैरह हुआ है तो गवर्नमेंट के पास 2 ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी चीज़ें करने को। नंबर 1, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जिनके अंदर आपको तामीराती चीज़ें नज़र आएँ, जिसमें आपको लोगों की कारोबार नज़र आए, लोगों की खपत हो। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने अपने खसारे भी पूरे करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक वक्त में करनी पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है, मैं सिर्फ एक आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसकी ज़रा तफसील में जा रहा हूँ कि असल में इशू क्या है। अभी इस वक्त हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है कि वो अपने जो है लेवी कहीं ना कहीं से पूरा करे, लेकिन साथ ही हमें ये खबर भी मिल रही है, और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता देता हूँ, और खुशाइन बात है कि FPR ने 8 महीने का जो अपना टारगेट था वो क्रॉस कर दिया था। यानी कि उनका टारगेट था 2.9 खरब रुपए इकट्ठे करने थे। उन्होंने फरवरी तक उन्होंने 3 अरब, उन्होंने 18 अरब ज़्यादा उन्होंने इकट्ठे किए। 2.92 खरब था, सॉरी, जो उनका हदफ थी। मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, बट आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी विजिबिलिटी यानी कि नज़र आनी चाहिए कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। साथ में अरसलान ख़ास तौर पे एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, इसमें नईम साहब भी अगर चाहें तो उसमें ज़रूर कुछ कहिएगा, कि हुकूमत ने, मेरे ख्याल है 2 साल के अंदर 200 अरब रुपए वापस किए हैं टैक्स रिफ़ंड्स के, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं। 200 अरब का जो रिफ़ंड्स हुए हैं, अभी फास्ट ट्रैक का सिस्टम है जिससे आपकी रिफ़ंड्स ऑटोमेट हो गए, इसमें कोई इंसानी हाथ या इंसानी मुदाखलत नहीं होती। ये तिजारत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि इसका कहीं जिक्र नहीं आता। एक तरफ नज़र आनी चाहिए चीज़ें और दिखानी चाहिए, दूसरी तरफ ज़रा जिक्र भी करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा मसले नहीं हैं, मसले हैं, लेकिन वो हैंडल हो जाएंगे, लेकिन सब ने मिल के ही करना है। 4 मुल्कों में से 2-4, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-4 ही, पाकिस्तान उन 2-4 मुल्कों में से है जो अपना सर्कुलर डेट पूरा करने के लिए बोझ उन पर डालते हैं जो बिजली का बिल देते हैं। देखें, जो बिजली का बिल दे रहे हैं, बिल्कुल वो उन पे बोझ है, आप पे है, मुझ पे है, गरीब पे है, अमीर पे है। जो खसारे जो हैं हमारे, वो पूरे करने हैं। अब जाहिर बात है, जो दे रहे हैं उन्हीं से ही लिया जा रहा है, जिसका ये बात गलत है। पहले तो बात है कि जो चोरी करते हैं, मेरे ख्याल है उनसे सबसे पहले लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपकी ये जो सर्कुलर डेट है, इसके जो 2-3-4 जो मेजर खर्चे हैं ना, उनमें से एक है ये जो हम फर्नेस ऑयल पे जो सारी कहते हैं, हम तेल इंपोर्ट करके हम उसको जला के फिर बिजली बनाते हैं। ऐसा ही है सर, उस पर पाबंदियां भी लगाते हैं, फिर हटा भी देते हैं।
जी, उसका मुतबादिल जो है वो हाइड्रो है कि आप हाइड्रो पे आएँ जो जो उससे बहुत सस्ता पड़ता है। वो 3-4 सेंट पे आके बात रुकती है और जब 50 साल के बाद वो वैसे ही मुफ्त में हो जाता है क्योंकि आपने वो सारे अपने खर्चे पूरे कर लिए होते हैं। सो ये चंद फैसले हैं जिन पे फोकस हुकूमत कर रही है और करना बहुत ज़रूरी है और मैं खुद कह रहा हूँ कि लेट है। ये तकरीबन 15 साल पहले इन चीज़ पे बहुत ज़्यादा सर फोकस कोल होना पर भी चाहिए कोई कि आप ऐसा खास वर्कआउट नहीं हुआ, कोल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता था, उस पर वर्कआउट नहीं हुआ। मैं सर दोबारा से इस चीज़ पे कि अगर हम दो चीज़ें, एक तो फ़हीम साहब लिवी ड्यूटी, दूसरा हम सर्कुलर डेट की मद में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार और बिजली के यूनिट का महंगा होना, भी एक नया मैकेनिज्म सामने आ गया है कि अब 2 साल के अंदर बिजली 6 रुपए तक और महंगी हो जाएगी फी यूनिट। इन 2 सालों में गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म ला रही है। अभी आने वाले दिनों में बिजली दोबारा 65 से 95 पैसे फी यूनिट महंगी करेंगे। तो ये जो पैसे करके महंगी कर रहे थे, पहली बहुत हो गई। मुझे बताएं सर, कैसे कारोबार चलेगा, कैसे इकॉनमी चलेगी? बिल्कुल सही है। जो महंगाई आ रही है, ये 2 साल वाली बात को मैं रीचेक करूंगा। वैसे एक बात मैं आपको वाज़े तौर पे कह दूं, आपकी भी मेरे ख्याल है शायद इल्म में होगा कि जो महंगे और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कर रहे हैं बिजली के, और उनको 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 रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा एक फ़हीम साहब, और जैसे अगर हम वो प्लांट्स या वो जगहें जहाँ से हम बिजली महंगी ले रहे हैं वो बंद करते हैं, तो जो रसद और तलब यानी हमारी डिमांड और सप्लाई वाला जो फॉर्मूला है, क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आपने वो पॉइंट पकड़ा है कि जिसको मद्देनज़र रख के आगे चलना होता है। बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये सारा एनालाइज करके किया जा रहा है कि आपकी वैसी सप्लाई जो है वो एक्सेस में है, और जो महंगे जो यूनिट्स हैं, जो पुराने यूनिट्स हैं, जो इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं, और ख़ास तौर पे वो जिनकी 30 साल का वक्त ख़त्म हो गया, जो 1990 की शुरू में जो शुरू लगे थे, तो उन सब को अब ख़त्म किया जा रहा है नए प्रोजेक्ट्स के साथ। अब वो नए प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सप्लाई बंद कर दें, वो रिप्लेस हो रही है। साथ ही जो खुशाइन बात यह है कि हाइड्रो को बहुत अरसे बाद फिर से रिन्यूएबल एनर्जी की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हाइड्रो जो सबसे सस्ती बिजली बनती है उसको महंगा करार के, उसको नॉन रिन्यूएबल करार के साइड पे कर दिया गया, तो वो वापस लिस्ट में आ गई है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे अब मजीद फोकस आ रहा है। जाहिर बात है, जैसे आप एक प्रोजेक्ट बंद करते हैं वैसे अंधाधुंध तो नहीं बंद किए जाएंगे, उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से बंद किया जाएगा। मैं साथ साथ ये कहता चला जाऊँ कि पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और उसमें 3-4 वजूहात हैं कि आपका ये खसारा है। पहला ये कि जो जिस फ्यूल से हम बिजली बनाते हैं, दूसरा जो आपके ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, तीसरा जो है बेसिकली कि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जो आपके फ्यूल और ट्रांसमिशन जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़र्चा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेविंग भी हो सकती है। इंशाअल्लाह जो प्लान हुकूमत की जो पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को बेहतर करें। प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ पे बहुत गौर से सोचा जा रहा है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इससे ताल्लुक़ है, तो मैं इस पर कह सकता हूँ कि इस पर बहुत गौर से देखा जा रहा है। लेकिन मैं वाज़े तौर पे कह दूँ, जब तक कि फर्नेस ऑयल से हम हटेंगे नहीं ना, और जब तक हम हाइड्रो पे नहीं जाएंगे, तो आपकी बिजली सस्ती बहुत देर बाद होगी। ये बात ठीक है, और नहीं होगी सस्ती तो कॉस्ट इफेक्टिव। हुकूमत को टैक्स भी फ़हीम साहब एग्री करते हैं फ्री फ्लोट पॉलिसी, डॉलर को छोड़ देना उसके मुताबिक ये गलत थी, इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, महंगाई पाकिस्तान की कमर तोड़ गई है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़, सर कंज्यूमर मार्केट है, कंजम्पशन पावर ना रहे तो कैसे चलेगा कारोबार? फ़हीम साहब बहुत लाउडली ये चीज़ कह सकूँ। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। अरसलान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। जी, मैं कह रहा था आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं मेरे तासुरात फ्री फ्लोट ऑफ द डॉलर पे, और मैं इस पर बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कहूँगा कि कभी भी फ्री फ्लोट नहीं किया जाता। कोई भी मुल्क ऐसे फ्री फ्लोट नहीं करता। और हमने जो एक वक्त था 105 रुपए का डॉलर था, ये 2017 की बात है, फिर अचानक हमने उसको गिराया, फिर 110, फिर 130, फिर हमने उसको देखा कि 168, 169 के करीब जाके वो रुका। अभी जो है हम मैं टेक्निकल बात करूँगा अरसलान, माजरत से,
कि आपका रुपया फ्री फ्लोट पे ही है और वो तकरीबन 12 रुपए बेहतर हो चुका है। ये कभी हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। अब लोग मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं कि वो इतना गिरा था तो बेहतर हुआ है, हाँ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता वो रुपया आपका पक्का होता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो नेचुरल लेवल है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये 140 के करीब होगा, शायद 135 अगर इकोनॉमी थोड़ी और पिकअप कर जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क दुनिया के अंदर एक पूरा एब्सोल्यूट फ्री फ्लोट नहीं, फ्री फॉल में नहीं छोड़ता अपनी करेंसी को। आपको याद होगा कि पहले भी मैंने कहा था और मैं इस चीज़ पे अभी भी कायम हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़े थे 2018 में, मैं आपके प्रोग्राम्स पे आता था, मैंने कहा ये अच्छा फैसला नहीं है। अब देखें ना, इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो इकोनॉमी फिर कुछ चलनी शुरू हुई, और मैं ये नहीं कह रहा कि बस जी वो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो उसी वक्त आपको याद होगा मैंने कहा था कि रुपया को उसी वक्त गिराया था, तो उससे बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। अभी जो एक सबसे पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि रुपया फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है डॉलर की निस्बत। इसका ये नहीं मतलब कि सारे वो वो अपनी नेचुरल लेवल पे अचानक। सर मेरी एक अर्ज है फ़हीम साहब, हम ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हम 70 तक गए हैं, वापस 60 पे आ जाते हैं, 58 पे भी चले जाते हैं, रुपया बेहतर हो रहा है, लेकिन जब रुपए की बेहतरी की बारी आती है ना तो पैसों में आती है, और डॉलर के बढ़ने की बारी आती है तो रुपयों में आती है। इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आवाम पर है। सर मेरा सिर्फ सवाल ये था कि अगर हम खाने वाली चीज़ें बाहर से मंगवाने में 867 अरब खर्च कर देंगे, तो जो मेरे पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें, पाकिस्तान में उगने वाली चीज़ें हैं, उसका क्या बनेगा? सर बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं हम? इस पे क्यों नहीं गवर्नमेंट ने अब तक, सर तजारती पॉलिसी नहीं है, 3 साल होने वाले हैं। एक्चुअली मैं इस पर थोड़ा सा, मुझे पता है नईम साहब से भी बात करनी है, नईम साहब माइंड ना कीजिएगा। नहीं सर आप करें। 30 सेकंड लूँगा सर, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। आपकी अरसलान जो आपने पॉइंट्स रेज किए ना हमेशा की तरह बड़े वैलिड हैं। मैं सिर्फ इतना मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक ट्रेड पॉलिसी आ चुकी है, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी आ चुकी है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं था। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ये है कि एक गलत एस्टिमेशन हुई थी कि कितना हमारे अनाज उग रहा है और कितना हमारे पास है और कितना हमें चाहिए, उसकी वजह से सारे मसले हुए थे। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यकीन है कि नईम साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। उनके पास काफ़ी इसकी बड़ी बचत हुई थी चूँकि इम्पोर्ट बिल नहीं था, लेकिन सर अब शुरू होंगे पैसे वापसी और बाकी मामला, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक तरफ रह जाएगा, इम्पोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट बिल अगर आपका जब बढ़ना शुरू होगा ना तो आपके अंदर आपको दूसरे भी इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड होंगे। अभी सिंपल सी बात यह है कि आपकी इकोनॉमी लोअर लेवल पर है, जब वो बढ़ती है तो यकीनन आपके इंपोर्ट लेवल बढ़ेगा। अगर हमने इंपोर्ट अच्छे वाले किए तो फिर वो जो इंपोर्ट लेवल बढ़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है, बेशक आपका डेफिसिट में चला जाए, ठीक है, लेकिन उसके साथ और चीज़ें भी बढ़ती। फ़हीम साहब माजरत के साथ वक्त की कमी है और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में इस पर बड़ा डिटेल डिस्कशन होगी। नईम साहब आपका भी शुक्रिया, फ़हीम साहब का भी शुक्रिया।